हेलो एवरीवन, मैं हूं कपिल बालियान और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं PQRS के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जब कोई भी इंग्लिश का एग्ज़ाम देने आप जाएं तो आपको ज़्यादातर इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में PQRS, पैरा जम्बल्स, जम्बल्ड सेंटेंसेस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कुछ भी इन्हें नाम दें, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इनमें करना यही होता है कि 4-5 सेंटेंसेस को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाना होता है, उसका ऑर्डर बताना है किस ऑर्डर में उन्हें रखेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी, थोड़े टिप्स, थोड़े से ज्ञान, थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और आप 100% सही क्वेश्चंस को करके आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये मैंने अपने आप नहीं बनाए, ये पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम देखेंगे कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं और उन्हें करने के लिए क्या नॉलेज या क्या ट्रिक या क्या टिप चाहिए होती है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। इसमें 5 सेंटेंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। आपको ये बताना है कि इन्हें किस ऑर्डर में लिखेंगे। एक पहला काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि जो भी दे रखा हो इंग्लिश में, अगर आप उसे समझ लें, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डायरेक्ट इंग्लिश में अगर समझ सकते हो तो, अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपको इंग्लिश की हिंदी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है तो आप सवाल ही नहीं उठता कि आप उसे कर पाओ। तो पहले इसे पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि वो इधर से उधर भागती रही, इस बात का ध्यान रखते हुए कि फूलों में, गार्डन में जो लवली फ्लावर्स थे उनको वो डिस्ट्रॉय ना कर दे, ख़राब ना कर दे। दूसरे में कह रहा है करण एक लवली गार्डन में टहलती रही या वो टहलने लगी, जो बाग, जो गार्डन ट्यूलिप्स के फूलों से भरा हुआ था और तितलियों से भरा हुआ था। तीसरे में लिखा है उसने पाया एक झूला जो ट्री की ब्रांचेस, पेड़ की शाखाओं से बना हुआ था, एक बड़ी झाड़ी के पीछे। चौथे में लिखा है वो उस झूले पर बैठ गई बिना हिचकिचाहट के और झूलना शुरू कर दिया और इससे उसके बाल जो थे वो बिगड़ गए, वह हवा में ऐसे लहर कर, जो उसने बांध रखे होंगे या जैसे भी होंगे, वो डिसहीवल हो गए। डिसहीवल मतलब बिगड़ना। और 5वें में कह रहा है वो जो छोटी गर्ल थी, द स्मॉल गर्ल, उसे वो बाहर का वातावरण बहुत पसंद आया और हवा उसके बालों से होकर जा रही थी, वो उसको बहुत अच्छी लगी। रेलिश द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर एयर। अब ये 5 सेंटेंस हैं। अब आप डायरेक्ट एक काम करें, जब आप इसकी हिंदी कर लें, क्योंकि ये तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि किस बारे में दे रखा है, साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनके आप पहले अक्षर को देखें। तो 4 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से पहला जो अक्षर है, लेटर है, वो बी लेटर है 3 में और 1 में डी है। तो इसका मतलब है 2 ही लेटर जो है वो पहला सेंटेंस है, या तो बी पहला सेंटेंस है या डी पहला सेंटेंस है। अब हमने जब ये पूरी कहानी पढ़ ली, इसमें क्या कह रहा है, तो डी में कह रहा है कि वो झूले पर जाकर बैठ गई। तो झूले पर जाकर तो तभी बैठेगी वो जब उससे पहले वो गार्डन में गए होंगे। तो इसका मतलब डी तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो चौथा ऑप्शन हट गया। तो एक हमें पता लग गया इस बात से कि 3 ऑप्शन बच गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब एक बात हम ये देखें, सी और डी ऑप्शन। सी में उसने कहा कि जब वो बाग में गई तो उसके बाद उसे एक झूला मिला और डी में वो उस पर जाकर बैठ गई। इस बात से हम सी और डी को लेकर एक जोड़ा बना सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में सी और डी एक साथ आ रहा है वो ऑप्शन सही होगा। यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन में दे रखा है तो फिर उनमें अलग बात चेक करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें कि सी और डी किस में दे रखा है, वो केवल पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हट गया, तीसरा ऑप्शन हट गया। तो जितने 5 यदि सेंटेंस हैं, 4 यदि सेंटेंस हैं, तो हमने क्या किया, पेयर बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। और पेयर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें पता है कि ये कहानी कही जा रही है। उसमें कह रहा है वो कि पहले वो गार्डन में गई, वहाँ उसे वो व्यू बहुत अच्छा लगा, उसके बाद वो इधर से उधर जंप करने लगी और इस दौरान उसने ध्यान रखा कि जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद उसे वहाँ एक झूला दिखाई दिया जिस पर जाकर वो झूलने लग गई। ये पूरी एक कहानी है। तो अब यदि ध्यान से देखें इस पूरी कहानी को, तो इसमें सी और डी जो है वो केवल पहले में है, तो पहला आंसर हो गया। लेकिन जब आप कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि ये पहला आंसर है, तो साथ में ये भी देखो कि एक बार उसमें BEACD अपनी तरफ से बनाकर भी देखो कि क्या एक पैराग्राफ बन रहा है। जैसे बी में कह रहा है कि पहले उसमें लिख रहा है शी या करेंट टुक अ स्ट्रोल इन अ लवली गार्डन, मतलब वो उस एक बढ़िया से गार्डन में उसने चहलकदमी कर रही थी। चहलकदमी करने को कहते हैं टेक अ स्ट्रोल। और वो गार्डन ट्यूलिप से भरा हुआ था और बटरफ्लाई से भरा हुआ था। ई में कह रहा है कि उसको वहाँ का वातावरण बहुत पसंद आया और उसने आनंद लिया, उसने रेलिश किया, एंजॉय किया किसको, उस हवा को। हवा को कहते हैं ब्रीज, जो उसके बालों से होकर बह रही थी, ब्लोइंग थ्रू हर एयर। ए में कह रहा है फिर उसके बाद वो इधर से उधर शी डैश्ड, डैश का मतलब तेजी से दौड़ना, और इस बात का ध्यान उसने रखा, टेकिंग केयर, कि वो ना करे, नॉट टू डिस्ट्रॉय, वो कुचल ना दे उन फ्लावर्स को जो गार्डन में थे। उसके बाद सी में कह रहा है इसी दौरान उसे एक झूले का पता लगा, और डी में कह रहा है झूले पर बैठ गई बिना हेजिटेशन और झूलना शुरू कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं इसके बाद
दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में फिर से 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चारों ऑप्शन ध्यान से देखो, उसमें चारों ऑप्शन में पहला लेटर डी है, तो तय है कि इसका पहला सेंटेंस डी है। डी में कह रहा है कि डेड सी दुनिया की सबसे जो नमकीन वाटर बॉडीज़ हैं, सॉल्टीएस्ट, जिनका पानी नमकीन है, वो सबसे ज़्यादा यदि किसी का है उनमें से एक है डेड सी का। पूरे ग्रह पर ऐसा है। आगे कह रहा है कि लगभग जो नॉर्मल सॉल्ट वाटर होता है, जैसे समुद्र का पानी खारा होता है, उसका लगभग 10 गुना ज़्यादा खारा पानी यदि है तो डेड सी जो झील है एक, उसका है। अब इसके बाद पांचों बाकी पढ़कर देखते हैं कि डी के बाद क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखो, पहले ऑप्शन में पहले जो ए लाइन है उसमें कह रहा है कि इस इलाके की, रीजन मतलब इलाका या क्षेत्र, उस क्षेत्र की स्कॉर्चिंग हीट, झुलसा देने वाली गर्मी, और एरिडिटी मतलब सूखेपन की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से, तो हीट और एरिडिटी की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। बी में कह रहा है परिणाम स्वरूप नमक और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो लगातार गाढ़े होते जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं। इसके बाद कह रहा है सी में कह रहा है इट इज़ देन, इट हम ढूंढेंगे कि ये इट किसको कह रहा है, इस पांचों लाइन में से इट किसको कह रहा है हम इसे ढूंढेंगे। और फिर कह रहा है कि ये फिर मतलब देन झील से बाहर नहीं निकल पाता, इट इज़ देन अनेबल टू एग्जिट द लेक, और फिर भाप बनकर उड़ जाता है। डी हमने पढ़ लिया पहले क्या कह रहा है। और ई में कह रहा है कि ऐसा इसलिए है, दिस इज़ बिकॉज पानी जो है वो डेड सी में फ्लो होता है, फ्लोज इनटू द डेड सी, और उसका स्रोत जो है वो जॉर्डन रिवर है। तो अगर हम पांचों को देखें तो ए और बी, ए में कह रहा है कि उस क्षेत्र की झुलसा देने वाली गर्मी और सूखेपन की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पानी उड़ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पानी के अंदर पानी उड़ गया और उसके अंदर जो सॉल्ट और दूसरे मिनरल्स हैं वो लगातार गाढ़े होते जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते जाते हैं। तो एक तो हमें पता चल गया कि ए और बी का एक जोड़ा बन गया, जहाँ भी साथ आएंगे ए और बी साथ आएंगे। अब बचे सी, डी और ई। तो आप ध्यान से देखो, डी यदि पहला है तो डी के तुरंत बाद ई आना चाहिए। अब डी के तुरंत बाद ई इसीलिए है क्योंकि डी में तो बताया कि डेड सी है क्या, और उसका पानी दुनिया के जो समुद्र हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा नमकीन है, सॉल्टीएस्ट है, ठीक है। ई में ये बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पानी आता है वो डेड सी में जॉर्डन रिवर से आता है, इसका एक कारण बताया। और फिर सी में तीसरी जगह कह रहा है कि तब उसके बाद फिर ये झील से बाहर नहीं निकल पाता, वहीं आ जाता है झील में, और उसके बाद केवल वाष्पीकृत हो सकता है, ये केवल भाप बनकर उड़ता है। तो डी, ई, सी, ये तीनों सेंटेंस एक साथ आएंगे क्योंकि डी में इंट्रोडक्शन दे रहा है, ई में उसकी वजह बता रहा है, और फिर सी में परिणाम बता रहा है कि उसके बाद आगे कहीं जा नहीं पाता, वो वहीं टिक जाता है, और टिक के बस फिर वो उड़ ही सकता है। और फिर ए में कह रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो उड़ता है, और लास्ट में बी में कह रहा है कि इसीलिए जो नमक है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है क्योंकि पानी उड़ता जाता है, और जो उसमें मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो वो इसीलिए समुद्र के खारे पानी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा खारा इस वजह से हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें देखेंगे डी, ई, सी साथ में आया हुआ हो उसे चेक करो। तो पहले में आया डी, ई, ए, दूसरे में आया डी, ए, सी, तीसरे में डी, सी, बी, और चौथे में डी, ई, सी, और उसके बाद ए, बी। तो कौन सा आंसर हुआ? इसका मतलब है फोर्थ ही आंसर हो गया, फिर तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए हैं। हम देखते चलेंगे कि इसी तरह से और सवाल कैसे मज़े में आसानी से हो जाते हैं। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ए, बी, सी, डी फिर से 4 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में पहला अक्षर जो है वो बी है, एक में ए है, एक में डी है। इसको पहले पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि इसने मतलब इट, तो पता लग गया ये पहला नहीं है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन हट गया क्योंकि उसमें ए पहला है। इट एक प्रोनाउन की तरह प्रयोग हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये किसी और चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा है जो यहाँ बताया नहीं गया। उसने कहा कि इसने स्थान लिया, सुपरसीडेड का मतलब स्थान लेना, जगह लेना। इसने किसका स्थान लिया? भारत की पिछली एजुकेशनल स्ट्रेटजी, शिक्षा नीति का, जो 1986 में बनाई गई थी। बी में कह रहा है कि भारतीय यूनियन कैबिनेट ने अनुमोदन किया, अप्रूव किया द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को। सी में कह रहा है और ये उपलब्ध कराता है, इट प्रोवाइड्स, और इट क्या है फिर से नहीं पता। जो बी में दे रखा है एजुकेशन पॉलिसी, उसकी बात कर रहा है, शायद अब तक ये पता लगा है। इट प्रोवाइड्स एक
ढांचा, फ्रेमवर्क शिक्षा के लिए, फॉर एजुकेशन। कौन सी शिक्षा? प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक। साथ साथ एज वेल एज व्यावसायिक शिक्षा के लिए, फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। कहाँ पर? दोनों जगह पर, शहरी और ग्रामीण। और सेटिंग्स मतलब जगह या वातावरण। डी में कह रहा है कि यह पॉलिसी, दिस पॉलिसी मतलब वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली सुधार लाती है, इम्प्रूव्स भारत के शिक्षा तंत्र को, इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम। और इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम का पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चर करना, उसको रीस्ट्रक्चरिंग, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हमने चारों पढ़ लिए तो हमें पता लग गया कि पहला जो एक परिचय देने वाला वाक्य है, पहला जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया है वो है दूसरा, बी। जैसे कोई कहानी बनाना शुरू कर रहा हो तो वो कह रहा है कि भारत की कैबिनेट ने, इंडियन यूनियन कैबिनेट ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को अप्रूव कर दिया। ठीक है, बी पहला हो गया। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन हट गए और पहला और चौथा ऑप्शन रह गया। अब बी के बाद ध्यान से यदि देखो तो बी के बाद ए का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। कैसे? बी में कह रहा है कि इंडियन यूनियन कैबिनेट ने अनुमोदित कर दिया, उसे अप्रूव कर दिया, और उसने पिछली जो शिक्षा नीति थी उसका स्थान लिया। इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसी। तो बी और ए का एक पेयर बन गया। और इसके बाद इसी तरह आप देखो डी में कह रहा है कि ये पॉलिसी काफ़ी हद तक इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करती है और भारत के एजुकेशनल सिस्टम का पुनर्गठन इसका मुख्य उद्देश्य है। और सी में कह रहा है और लगाने के लिए एंड जोड़ा है कि और ये उपलब्ध कराती है या मुहैया कराती है एक ढांचा, अ फ्रेमवर्क एजुकेशन के लिए, प्राइमरी से लेकर हायर तक। तो डी और सी का एक पेयर बन गया। तो एक सीधा सा ऑप्शन हो गया कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर हुआ? डी आंसर हुआ, बी ए डी सी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि अगर आप पहले क्या लिखा है उससे पहले चारों ऑप्शन देख लो इसके आंसर के। तो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में पहला जो लेटर है वो ए है और फोर्थ में डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। ए में लिखा है कि एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है। इंग्लिश में लिखा है कि बॉक्साइट इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। बी में कह रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, वास्तविक उत्पादन के लिए एक फाइनल से पहली स्टेज होती है जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के तीन अर्थ हैं, मीनिंग है। पहला, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। प्रेसिपिटेशन का दूसरा मतलब होता है जल्दबाजी में किया गया कोई भी काम। और प्रेसिपिटेशन का तीसरा मतलब है एक रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल प्रोसेस, जिसमें तरल पदार्थ से ठोस पदार्थ को अलग किया जाता है, लिक्विड से एक सॉलिड को सेपरेट किया जाता है, उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो दूसरे में कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन एक फाइनल से पहली, प्री फाइनल स्टेज है वास्तविक उत्पादन के लिए। सी में कह रहा है कि सोडियम एल्यूमिनेट अगले स्टेप में प्राप्त किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। और डी में कह रहा है कि गलाने की जो प्रक्रिया है उससे दरअसल एल्यूमिनियम को निकाला जाता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में। तो जब हमने चारों पढ़ लिए तो हमने ये बात देखी कि बी और डी का तो एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है। बी में प्री फाइनल स्टेज कह रहा है और डी में फाइनल स्टेज कह रहा है। तो डी तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि वो तो फाइनल प्रोडक्ट कह रहा है कि फाइनल स्टेज में एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो चौथा ऑप्शन तो हट ही गया। तो तीन ऑप्शन में से अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें बी और डी एक साथ आया हुआ हो। क्योंकि मैं फिर से बता दूं, बी का मतलब है प्री फाइनल स्टेज में कह रहा है प्रेसिपिटेशन होता है, लिक्विड से सॉलिड को निकालते हैं और फिर उसमें से आगे कह रहा है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है, जो गलाने का प्रोसेस होता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालना। वो एल्यूमिनियम को दरअसल निकालता है एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में उसके ऑक्साइड से, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो बी और डी का जिसमें पेयर है वो कौन सा है? वो तीसरा ऑप्शन है। तो ए, सी, बी और डी। तो पहला हो गया बॉक्साइट का प्रयोग, दूसरा हो गया अगले स्टेप में सोडियम एल्यूमिनेट प्राप्त किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप लिखा है तो ए के बाद है ए, सी, उसके बाद प्री फाइनल है बी और उसके बाद फाइनल है डी। तो ये तीसरा इसका मतलब इस बात का आंसर हुआ। चार क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली पूरे कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में ग्राफोलॉजी से जुड़ी कोई चर्चा कर रहे हैं। ग्राफोलॉजी क्या होता है? ग्राफोलॉजी का मतलब होता है किसी भी पर्सन की उसके हैंडराइटिंग को देखकर उसके व्यक्तित्व की खासियतें बताने के लिए बताने का जो विज्ञान होता है उसे ग्राफोलॉजी कहते हैं। हालांकि इस बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं, डिबेट होती रहती हैं कि सही है या गलत है, लेकिन इस बात का नाम ग्राफोलॉजी है कि किसी व्यक्ति की हैंडराइटिंग के थ्रू उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताना, व्यक्तित्व के खासियतों के बारे में बताना, ये ग्राफोलॉजी कहलाता है। तो ए में लिखा है कि ग्राफोलॉजी टेल्स देम, उनको बताती है कैंडिडेट्स के टेम्परामेंट, स्वभाव के बारे में, उनकी कमज़ोरियों और उनकी मजबूतियों के बारे में, ताकतों के बारे में। तो टेल्स देम किनको बताती है ये नहीं पता, तो ए पहला नहीं हो सकता। दूसरे में लिखा है कई कंपनियां प्रयोग करती हैं, यूज़ इट। ये जो इट है, यदि मैं इसको अंडरलाइन कर लूँ तो इट मतलब किसका प्रयोग करती हैं? ग्राफोलॉजी का। और किसके लिए? अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव की भर्ती और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो पता लग गया कि ग्राफोलॉजी उनको बताती है, मतलब कंपनीज को बताती है। तो बी और ए का एक पेयर बन गया। बी में कह रहा है कि कई कंपनियां इसको प्रयोग करती हैं एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट और एनालिसिस के लिए, और ग्राफोलॉजी उनको बताती है कैंडिडेट के स्वभाव के, उनके वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। सी में कह रहा है कि पब्लिक में स्केप्टिसिज्म के बावजूद, स्केप्टिसिज्म होता है डाउट की भावना, एक शक की नज़र से किसी चीज़ को लोग देखते हैं तो स्केप्टिक होते हैं उसके बारे में। डेस्पाइट पब्लिक स्केप्टिसिज्म, ग्राफोलॉजी एक छिपा हुआ रोल, कोवर्ट रोल प्ले करती है। कोवर्ट का मतलब जो सामने नहीं है, सब लोगों में जग जाहिर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जो बात चल रही है वो है प्लेज अ कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। तो ब्रिटेन में जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट या किसी भी जगह मैनेजमेंट है, वहाँ ग्राफोलॉजी का एक रोल है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और डी में कह रहा है कि आधुनिक ग्राफोलॉजी जो थी वो शुरू हुई थी 19वीं शताब्दी में, जब एक फ्रेंच चर्च में, वो नाम दे रखा है जीन हिप्पोलाइट मिशन नाम से, उसने पहली ग्राफोलॉजिकल सूची तैयार की थी। तो अगर हम चारों लाइन को देखें तो हम आराम से कह सकते हैं कि बी और ए का एक पेयर बन रहा है। तो पहले तो हम इसी बात को चेक कर लेते हैं, क्योंकि डी और सी को उसी हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। तो बी और ए का पेयर सी बी डी ए बी डी सी, डी सी बी ए, देखो ये मिल गया डी सी बी ए और ए बी सी डी। तो डी सी बी ए अगर आप ध्यान से देखें और इसे आप बनाने की कोशिश करें तो डी में कह रहा है कि मॉडर्न ग्राफोलॉजी यहाँ से शुरू हुई थी, ये उसने इंट्रोडक्शन दे दिया 19वीं शताब्दी में, इस आदमी ने शुरू की थी, पहली सूची इसने बनाई थी, कैटलॉग मतलब सूची। सी में कह रहा है कि ब्रिटेन में इसका बड़ा रोल है। बी में कह रहा है कई कंपनियां यूज़ करती हैं, और ये बात सही भी है। देखो पहले ब्रिटिश मैनेजमेंट कह दिया सी में, और बी में कह दिया कंपनीज, तो बात जुड़ गई। तो ये तो सी, बी और ए तीनों एक साथ आने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले सी, फिर बी, फिर ए। तो सी बी ए बी सी में और बी ए बी सी में, इसलिए आंसर कौन सा हुआ? तीसरा आंसर हुआ फिर इस क्वेश्चन का। अब हम आगे 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन में कीपू की बात कर रहे हैं। कीपू के बारे में कह रहा है ए में, कीपू एक नॉटेड रोप की टाइप होती थी। नॉटेड मतलब गांठ लगाई गई रस्सी, और उसका एक प्रकार जिसको इनकाज प्रयोग करते थे। इनकाज कहाँ के? साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पेरू और चिली नाम के देशों में एक साम्राज्य था इनकाज का, 15वीं शताब्दी होगी शायद उस समय का। वो लोग प्रयोग करते थे, जिसका काम होता था एक मेमोरी एड, मतलब याददाश्त में सहायक होने के नाते उसका प्रयोग करते थे। कैसे? बी में कह रहा है कि अलग अलग रंगों का प्रयोग करते थे उसकी रस्सियों को रंगने के लिए। और सी में कह रहा है कि पीले का मतलब होता था, येलो का मतलब होता था पैसा, और लाल का मतलब होता था युद्ध या योद्धा। और डी में कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 5 येलो नोट्स का मतलब होता था 5 गोल्ड कॉइन? तो ये तो सीधे सीधे ही कहानी बन गई। पहले में बताया कि कीपू क्या होता था, ये आप गूगल पर सर्च करके इमेजेस में देख सकते हैं वो पुराने ज़माने में कैसे यूज़ करते थे। वो कीपू किस चीज़ को बोलते थे? पेरू और चिली देश में। तो कीपू जो थी वो ये होती थी। डी में कह रहा है अलग अलग रंग का प्रयोग होता था उसकी रस्सियों को रंगने के लिए। पीले का ये मतलब होता था, लाल का ये मतलब होता था। और डी में कह रहा है कि 5 पीली गांठ जो थी, 5 येलो नोट्स का मतलब होता था 5 गोल्ड कॉइन थे। तो सीधा सीधा हो गया ए, बी, सी और डी। इतना आसान सवाल भी कई बार पूछा जाता है, बताइए। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 7th क्वेश्चन में एक छोटी सी स्टोरी कह रहा है। ऑप्शंस में ए, बी और डी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पूरे को पढ़ ही लेते हैं। ए में कह रहा है कि जो शॉपकीपर था वो बहुत इंटरेस्टेड था बेचने में
उस क्रीमी बॉक्स को, दिस क्रीमी बॉक्स, तो दिस कौन सा, इस दिस को यदि अंडरलाइन कर लेंगे तो पता लग जाएगा कौन सा क्रीमी बॉक्स। इससे हेल्प मिलेगी पेयर बनाने में। टू हर, हर कोई गर्ल है, उस हर को अंडरलाइन करेंगे, पता करेंगे कि हर कौन है। तो दिस और हर से पता लग जाएगा कि पेयर कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें लिखा है कि शॉपकीपर वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वो क्रीमी बॉक्स बेचने में उसे, क्योंकि इससे उसे एक बड़ा मार्जिन मिलेगा, पैसा कमाने को मिलेगा। बी में कह रहा है जो काउंटर पर आदमी था उसने उसे दिखाया एक बेहद शानदार, बहुत खूबसूरत, एक्सक्विजिट लिटिल इनेमल बॉक्स। इनेमल बॉक्स कोटिंग बॉक्स होता है, जैसे नेल पेंट होता है वो इनेमल कहलाता है। तो इनेमल बॉक्स दिखाया जिसमें से बहुत भारी चमक आ रही थी, विद अ वेरी फाइन ग्लेज, जैसे कि उसे क्रीम में पकाया गया हो, एज इफ बेक्ड इन क्रीम। सी में कह रहा है क्योंकि वो बॉक्स बहुत महंगा था, 28 गिनीज की कीमत थी उसकी। पुराने ब्रिटेन में गिनी का मतलब होता था गोल्ड कॉइन, जो 1 पाउंड के बराबर होता था। और तो जब वो बहुत महंगा था तो उसने दुकानदार से कह दिया, शी आस्क्ड द शॉपकीपर, कि वो रख ले उसको, बाद में कभी वो आके ले लेंगे, टू कीप इट फॉर हर। डी में कह रहा है कि वो अंदर गए, शी वेंट इनसाइड, एक पुराने सामान बेचने वाली शॉप में, अ लिटिल एंटीक शॉप, कर्जन स्ट्रीट में, इन कर्जन स्ट्रीट। और आगे लिखा है कि ये वही शॉप थी, दिस वॉज द यूजुअल शॉप, जहाँ वो दुकानदार को बहुत पसंद था वो कस्टमर, द शॉपकीपर वॉज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, उसे बहुत पसंद था उसको सर्व करना। तो ये पूरी बात इन चारों में ABCD में कह रहा है। तो अगर शुरुआत ध्यान से देखें तो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत डी से हुई है कि वो उस दुकान के अंदर गए। बी में कह रहा है कि उस आदमी ने उन्हें दिखाया वो बहुत सुंदर इनेमल बॉक्स, और उस इनेमल बॉक्स को कह रहा है दिस क्रीमी बॉक्स, वो ए में कह रहा है। और फिर लास्ट में बच गया सी, क्योंकि वो बहुत महंगा था तो उसने कह दिया कि भाई आप इसको रख लो, अभी बाद में देखते हैं। तो डी में वो दुकान के अंदर गए, बी में दुकानदार ने उनको वो चीज़ दिखाई, ए में कह रहा है वो दुकानदार बहुत इंटरेस्टेड था दिस क्रीमी बॉक्स बेचने में, और सी में लास्ट में जो भी हुआ तो DBAC। तो DBAC मतलब कौन सा आंसर हुआ, 4th आंसर हुआ इसका मतलब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहली लाइन में ही बट लिखा हुआ है, मतलब वो पहला नहीं हो सकता। तो हम अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 2 में बी है, 2 में सी है, पहला लेटर। तो इसका मतलब पहला सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस या तो बी होगा या सी होगा। तो पहले इसको ही डील कर लेते हैं। बी में कह रहा है फॉर इंस्टेंस, मतलब उदाहरण के लिए। तो उदाहरण के लिए तो तब बोला जाता है जब पहले कोई बात पहले कही गई हो, तो बी पहला नहीं हो सकता, मतलब सी पहला होगा। बिल्कुल सही है। तो मतलब 2 ऑप्शन हट गए, दूसरा तीसरा हट गया, तो पहला और चौथा रह गया। अब हम ये देखते हैं कि सी में क्या कह रहा है। सी में कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में अदालतों ने पर्यावरण के मुद्दे को लेकर बहुत कठोर ऑर्डर जारी किए हैं। साथ ही साथ इनका असर लोगों की लाइवलीहुड, मतलब उनकी आजीविका पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनकी कमाई पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो एक तरफ अदालतों ने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी आजीविका पर बड़ा एडवर्सली इफेक्ट पड़ा है, वो अफेक्ट हुई हैं। और डी में कह रहा है इनमें से कई उद्योग धंधे जो हैं वो पड़ोस को पोल्यूट कर रहे थे। तो इनमें से कई उद्योग धंधे मतलब अचानक से उद्योग धंधों का जिक्र आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी में जो बात कह रहा है, बी में उसका उदाहरण दे रहा है। सी में कह रहा है कि हाल ही में अदालतों ने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जारी किए हैं। डी में कह रहा है उदाहरण के लिए अदालतों ने आदेश दिया उद्योग धंधों को जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में चल रहे थे दिल्ली में, कि या तो वो बंद कर दें या फिर शहर से बाहर हो जाएं। तो मतलब सी और बी का एक पेयर बन गया सीधे सीधे। तो पहला ही आंसर हो गया तो सी बी। लेकिन पूरा देख लेते हैं सी बी के बाद फिर डी। इसमें कैसे कह रहे हैं इनमें से कई उद्योग धंधे जो पड़ोस को प्रदूषित कर रहे थे, और इनसे निकलने वाला जो डिस्चार्ज था वो यमुना नदी को प्रदूषित कर रहा था, क्योंकि उनको लगाया गया था उद्योग धंधों को बिना नियमों का पालन किए हुए। और डी ए में कह रहा है लास्ट में कि हालांकि अदालत के फैसले ने एक समस्या का समाधान तो किया, पर उसने दूसरी समस्या खड़ी कर दी, और उद्योग धंधों के बंद होने के चलते बहुत सारे कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो सी बी का पेयर पता लगते ही पता लग गया कि पहला आंसर होगा। इसका मतलब CBDA यही इस बात का आंसर हुआ। तो अब हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ महीनों के बाद दोनों देशों में कारगिल का युद्ध हुआ। बी में कह रहा है और आगे कई हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सी में कह रहा है 1999 फरवरी में
विंटर इन्वेजन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन को साइन किया था, जो शांति की बुनियाद पर टिका हुआ था, विच वॉज प्रेडिकेटेड ऑन पीस, कि वे शांति बनाए रखेंगे। डी में कह रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए लड़ाई बहुत मुश्किल थी क्योंकि उनको पहाड़ी इलाके में लड़ना था। द इंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर द इंडियन आर्मी सिंस दे हैड टू फाइट ऑन रॉकी टेरेन। सिंस का मतलब क्योंकि, टेरेन मतलब क्षेत्र। तो इन चारों में से अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे शुरू में कौन सा वर्ड आना चाहिए? सबसे शुरू में सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वो शुरू कर रहा है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 2 में सी कह रहा है, 2 में डी कह रहा है। तो अगर डी देखें तो डी में तो कह रहा है कि इंडियन आर्मी की लड़ाई बहुत मुश्किल थी, ये तो बाद की बात आई। पहले डिक्लेरेशन साइन हुआ, फिर उसके बाद क्या बात हुई वो सारी बातें बता रहा है, तो पहला सी होना चाहिए कि 1999 फरवरी में विंटर इन्वेजन के दौरान इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था, जो शांति की बुनियाद पर आधारित था। इसके कुछ ही महीनों बाद कारगिल का युद्ध हो गया, फिर CA। उसके बाद उसमें बहुत सारी हिंसक लड़ाइयाँ लड़ी गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, B। और लास्ट में कह रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत चैलेंजिंग बात थी फिर ये, उनको वापस भगाना मार मार के। तो इसमें लिख रहा है कि CA, B और D। C में लाहौर डिक्लेरेशन, A में लड़ाई, B में उससे आगे क्या हुआ फिर ये, और D में फिर उससे आगे क्या हुआ। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। फिर ये इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं उनसे सबसे अलग सवाल है ये। इस क्वेश्चन में केवल 4 ही सेंटेंस नहीं है, इसमें 4 सेंटेंसेस PQRS तो आपको अरेंज करने ही हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि PQRS के पहले का सेंटेंस क्या है, S1 वो भी दे रखा है, और PQRS के बाद का सेंटेंस क्या है, S6 वो भी दे रखा है। तो 2 सेंटेंस जो है वो फिक्स कर दिए हैं कि पहला सेंटेंस होगा पूरे पैराग्राफ का, वो होगा S1, और लास्ट सेंटेंस होगा S6, और उसके बीच में ये 4 सेंटेंस हैं PQRS, ये आपको अरेंज करने हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, तो चलो करके देखते हैं। एक बार हिंदी में पढ़ते हैं इसका क्या मतलब है। S1 में कह रहा है कि आज दुनिया बहुत छोटी जगह बन गई है, और ऐसा संभव हो पाया है विज्ञान के चमत्कार और उसके एडवेंचर्स की वजह से। एडवेंचर्स मतलब जो एक तरह से रिस्क लेता है कोई आदमी, वो एडवेंचर कहलाता है, साहसिक कार्य जो होते हैं। तो कह रहा है टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ मच स्मॉलर प्लेस, किस वजह से? थैंक्स टू द एडवेंचर्स एंड मिरेकल्स ऑफ साइंस। और S6 में, छठे में कह रहा है कि वी कैनॉट हैव रिलीजियस यूनिटी, हमारे पास धार्मिक एकता और शांति नहीं हो सकती जब तक कि केवल हम ही इस बात को कहें कि केवल हमारे पास ही ज्ञान है और बाकी सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। वी कैन नॉट हैव रिलीजियस यूनिटी एंड पीस सो लॉन्ग एज वी असर्ट दैट वी आर इन पोजिशन ऑफ द लाइट। लाइट का मतलब यहाँ प्रकाश, मतलब ज्ञान से है। एंड ऑल अदर्स आर ग्रोपिंग का मतलब हाथ पैर चलाना, ग्रोपिंग इन द डार्कनेस। तो S1 बिल्कुल अलग बात कह रहा है, S6 बिल्कुल अलग बात कह रहा है। PQRS में देखते हैं क्या लिखा है। P में कह रहा है कि हम धीरे धीरे इस बात को जान रहे हैं कि दुनिया एक सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है। कोऑपरेटिव मतलब आपस में सहयोग करने वाला, सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है। Q में कह रहा है दूसरे धर्म ताकतें बन गए हैं जिनके साथ हमें समझौता करना होगा या उनको मानना होगा, रेकन करना होगा, और अब हम तरीके ढूंढ रहे हैं जिनके द्वारा अब हम साथ में शांति से और हारमनी से रह सकें। हारमनी मतलब मिलजुल कर, हारमनी मतलब सद्भावना से रह सकें। R में कह रहा है कि जनसंख्या के घुलने मिलने से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन इज ब्रिंगिंग अबाउट इंटरचेंज ऑफ थॉट। और S में कह रहा है कि जो विदेशी राष्ट्र हैं वो अब हमारे पड़ोसी बन गए हैं बहुत पास के। फॉरेन नेशंस हैव बिकम आवर नेक्स्ट डोर नेबर्स। तो इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है इस PQRS के क्वेश्चन को, रीअरेंजमेंट को थोड़ा मुश्किल कर दें। मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। पहले हमने देखा कि S1 और S6 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। S6 में धर्म से जुड़ी बात कर रहा है, उसमें कह रहा है रिलीजियस यूनिटी। पूरी लाइन का मतलब है S6 में लास्ट वाले में कि धार्मिक एकता और शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि लोग ये दावा करते रहें कि केवल उन्हीं के पास नॉलेज है, ज्ञान है, और बाकी सब अंधेरे में है। तो इन PQRS में से आप देखो कि किस में रिलीजियस की बात कर, रिलीजन की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है। P में कह रहा है कि हम धीरे धीरे पता कर रहे हैं, हमें धीरे धीरे पता लग रहा है कि दुनिया एक सिंगल कोऑपरेटिव ग्रुप है, इसमें तो नहीं कर रहा। R में नहीं कर रहा, S में नहीं कर रहा, Q में कर रहा है। तो Q जो सेंटेंस है वो S6 के करीब है। और A, B, C, D 4 ऑप्शन में इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से केवल पहला ही ऐसा आंसर है जिसमें Q लास्ट में है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये तरीका है आंसर पता करने का, क्योंकि उस Q में रिलीजन की बात कर रहा है और S6 में रिलीजन की बात कर रहा है, धर्म से जुड़ी बातें तो 2 ही वाक्यों में हो रही हैं। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा तरीका ये है
कि अगर आप S1 से चलना चाहते हैं तो S1 में कह रहे हैं कि दुनिया बहुत छोटी जगह बन गई है साइंस की वजह से। तो आप देखें जो S1 के बाद S में लिखा है कि जो विदेशी राष्ट्र हैं उसी वजह से, क्योंकि दुनिया छोटी जगह हो गई तो विदेशी राष्ट्र हमारे पड़ोसी हो गए हैं। जो देश या जिस देश की खबरें कभी हमारे देश में आने में 6-6 महीने लग जाते थे, उस देश की खबरें आने में अब सेकंडों लगते हैं। आप फ़ोन खोलते हैं और फ़ोन पे आपको पता लगता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, तुरंत पता लग जाता है। इसीलिए इसमें कह रहा है कि अब जो विदेशी राष्ट्र हैं वो दूर नहीं रहे, वो अब हमारे पड़ोसी हो गए हैं। और क्योंकि पड़ोसी हो गए हैं तो जनसंख्या का जो मिश्रण है, एक तरह से मिंगलिंग, उनका मिलना जुलना है, मिंगलिंग ऑफ पॉपुलेशन है, वो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। उसकी वजह से वो कारण बन रहा है विचारों के आदान प्रदान का। बिल्कुल सही है। भारत पर वेस्टर्न सभ्यता का प्रभाव है, वेस्टर्न देशों पर भारत की सभ्यता का प्रभाव हो रहा है। तो एस के बाद आर के बाद कह रहा है पी में कि ये बात इसलिए में धीरे धीरे पता लग रही है अब कि वर्ल्ड एक सिंगल ग्रुप हो गया है, कोऑपरेटिव ग्रुप हो गया है, सहयोग करने वाला ग्रुप हो गया है, अलग अलग देशों का टुकड़ा नहीं रहा, एक सिंगल बनता चला जा रहा है लगातार, क्योंकि आपस में निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, इंटरडिपेंडेंस। और फिर लास्ट में क्यू में कह रहा है कि जो दूसरे रिलीजन्स हैं फिर वो ऐसी ताकतें बन गए हैं जिनके साथ हमें समझौता करना होगा या उनको भी स्वीकार करना होगा, और हम तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि वो भी अपने हिसाब से रह सकें और बाकी लोग भी अपने हिसाब से रह सकें। तो SRPQ या तो इस तरफ से चलें और या फिर S6 से देखें तो पता लग जाएगा कि Q जो है वो S6 के ज़्यादा करीब है। तो दो तरीक़ों से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में कराए। होपफुली आपको बहुत सारी नई बातें पता लगी होंगी। ये इकलौती वीडियो नहीं होगी, मैं और भी कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए, PQRS की भी, क्लोज टेस्ट की भी और बाकी चीज़ों की भी। ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।